तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक प्रॉपर इटालियन हॉरर मूवी को। इसके अंदर डीमन है, रिचुअल है और एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। इस मूवी का नाम है द वेल और आप इसको प्राइम वीडियो पर हिंदी में जाकर भी देख सकते हैं। और मूवी सच में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। और जब बढ़िया चीज की बात हो ही रही है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा द मॉन्स्टर नाम की नेटफ्लिक्स के ऊपर एक काफी बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को, जिसको मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो जाकर देखना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1993 इटली में और हम एक एंटीक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट लीसा को देखते हैं जो कि संबूची नाम की जगह पर जा रही थी, जहां पर उसको एक पेंटिंग को रिस्टोर करना था। अब लीसा के डैड भी एक बहुत बड़े और फेमस एंटीक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उनके पास और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन्होंने लीसा को वहां पर भेज दिया था। खैर वो बस में बैठकर संबूची की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे 3 लोग वहीं पास वाली सीट पर बैठे मिलते हैं, जिनका नाम होता है ट्रेसी और मेडिसन और इनके गाइड का नाम टोनी था। खैर ट्रेसी और मेडिसन ये बताती हैं कि वो दोनों ही बायोलॉजिस्ट हैं और वो तीनों संबूची के जंगल में जा रहे हैं और वहीं के जानवरों पर रिसर्च करेंगे। खैर इसके बाद वो चारों संबूची पहुंच जाते हैं और बस उन्हें वहां पर उतार कर वहां से निकल जाती है, जहां पर वो सभी थोड़ा सा चलते हैं और लीसा ये कहती है कि उसे शहर के बीच में जाना है, लेकिन ट्रेसी, मेडिसन और टोनी को दूसरी तरफ जाना था। तो लीसा उन तीनों से कहती है कि वो उससे आकर मिले जब उनका काम खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो वहां पर घूमेंगे, जिसके चलते ये तीनों भी एग्री करते हैं और वो भी पूरा शहर घूमना चाहते थे। अब यहाँ से लीसा और बाकी सभी अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। खैर अब रात से सुबह हो चुकी थी और लीसा एक बस स्टॉप के पास बैठी थी, क्योंकि उसको एक मेंशन में जाना था जहाँ पर उसे वो पेंटिंग रिस्टोर करने को मिलती, जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। खैर तभी वहाँ पर मार्कस नाम का एक व्यक्ति आता है। वो लीसा को बताता है कि वहाँ पर कोई भी बस नहीं आती, तो वो खुद ही लीसा को उस मेंशन तक छोड़ देगा और फिर वो लीसा को पैदल ही उस मेंशन तक लेकर जाता है। एंड आई बिलीव कि ये काफी स्ट्रेंज बात है कि अगर वहां पर बस नहीं आती तो बस स्टॉप का वहां पर क्या मतलब था। खैर अब वो रास्ते में लीसा को उस मेंशन के ओनर्स की हिस्ट्री बताता है और करंट ओनर के बारे में बोलता है, जिसका नाम एमा है, जो कि एक विडो वुमन है। खैर वो दोनों ही मेंशन तक पहुंच जाते हैं और मार्कस बोलता है कि अब तो वो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मेंशन के पास ही एक पब था जिसका ओनर मार्कस ही होता है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीसा को मेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वहाँ की ओनर एमा आती है और वो लीसा को ना चाय के लिए पूछती है ना ही पानी, और वो सीधा उसे उस पेंटिंग को दिखाने के लिए ले जाती है जिस पर राख की एक मोटी परत जमी हुई थी। वो लीसा को बताती है कि ये पेंटिंग असल में 500 साल पुरानी है और एक अंडररेटेड आर्टिस्ट ने इसको बनाया था, लेकिन बाकी फेमस पेंटर्स भी उनकी रेस्पेक्ट किया करते थे। खैर एमा उसको बोलती है कि वहां पर कुछ टाइम पहले आग लग गई थी और उन सब ने आग तो बुझा दी थी, लेकिन पेंटिंग का ये हाल हो गया। लीसा कहती है कि इस हालत की पेंटिंग को रिस्टोर करने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाता है। तो एमा कहती है कि उनके पास 2 महीने नहीं है और उसको ये खाली 2 हफ्तों में करना पड़ेगा, जिसके पीछे रीजन ये था कि 2 हफ्ते बाद वो पेंटिंग असल में एक फेमस आर्ट गैलरी में जाने वाली थी। खैर लीसा उसको ये कहती है कि तो वो उसी रूम में सोएगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और वक्त काफी कम है। जिसके बाद वो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पेंटिंग पर काम करने में लग जाती है। पर थोड़ी देर के बाद में ही लीसा को टेरेस पर से किसी लड़की के गाने गाने की आवाज आने लगती है और लीसा को ऊपर एक 13 से 14 साल की लड़की दिखाई देती है जो कि ये गाना गा रही थी। लेकिन जैसे ही लीसा उसके पास जाती है वो बिना कुछ बोले ही जल्दी से वहां से भाग जाती है और इस चीज को देखकर लीसा को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ से सीन टोनी, ट्रेसी और मेडिसन पर शिफ्ट होता है, जो कि जंगल के अंदर थे। मेडिसन और टोनी तो सो जाते हैं, लेकिन टोनी जंगल में कैमरा और माइक लगा रहा था और वो अपना काम करके टेंट में वापस आ जाता है। खैर अभी वो आकर बैठा ही था कि तभी उसे हेडफोन्स में अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसका मतलब कि उन माइक्स के आसपास कोई घूम रहा था। खैर टोनी अब एक फ्लैशलाइट लेकर बाहर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर कोई दिखाई देता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज मेडिसन और ट्रेसी भी सुन लेती है। और मेडिसन बाहर अकेले ही टोनी को देखने जाती है और ट्रेसी अकेले ही टेंट में थी। इधर मेडिसन को टोनी की कैप मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। अब मेडिसन फिर भागकर ट्रेसी के पास जाती है और अभी वो कुछ बोलती कि इससे पहले ही कोई मेडिसन को ट्रेसी के सामने ही उठाकर ले जाता है। और जब ट्रेसी बाहर मेडिसन को देखने के लिए निकलती है तो कोई ट्रेसी के सर में एक लकड़ी से वार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि मेडिसन को होश आता है और वो नोटिस करती है कि वो एक काल कोठरी जैसी जगह पर बंद है और वहां पर और भी बहुत सारी इस टाइप की चीजें थी, यानी कि केजेस वगैरह थी। और वहीं पर टोनी, ट्रेसी और एक और आदमी भी होता है जिसको हम स्ट्रेंजर बुलाएंगे।
खैर वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां पर कर क्या रहे हैं और उन्हें वहां पर कौन लेकर आया और उनके साथ क्या होने वाला है, यानी कि उनका फेट उनके हाथ में अब नहीं था। अब यहाँ से सीन सीधा लीसा पर जाता है जो कि पेंटिंग पर काम किए जा रही थी और उसके पास में एमा आती है और वो लीसा के काम से काफी खुश थी। अब वो लीसा को उसके और उसकी बेटी जूलिया के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और जो लड़की टेरेस पर गाना गा रही थी वही एमा की बेटी जूलिया है। लीसा उसको बताती है कि जूलिया उसको देखते ही भाग गई थी, तो एमा ये बोलती है कि जूलिया काफी शाई है और वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। खैर फिर हम एमा, लीसा और जूलिया को डिनर करते हुए देखते हैं और लीसा जूलिया से उसके स्कूल के बारे में पूछती है, तो जूलिया बिना कुछ बताए रूडली उठकर वहां से चली जाती है। तो एमा ये बताती है कि जूलिया को असल में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो स्कूल में बच्चों के लिए काफी डेंजरस थी, इसलिए उसने जूलिया को स्कूल से हटा दिया। खैर अब यहाँ से सीन उसी रूम के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर मेडिसन और बाकी लोगों को बांध कर रखा गया था। उस रूम के बीचों बीच एक कुआं भी होता है जिस पर लैटिन में कुछ स्पेल्स लिखे हुए थे। अब इसके बाद उस रूम के अंदर एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक आदमी आता है और इसने ही उन सबको वहां पर कैद करा था। मूवी में इसका नाम अरोड़ा बताया गया है। खैर अरोड़ा अपने साथ एक बकेट भी लेकर आया था और वो उस बकेट को उस कुएं में डालता है और इतने में ही ट्रेसी और बाकी सब अरोड़ा को उन्हें फ्री करने के लिए कहते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में अरोड़ा उस बास्केट को बाहर निकालता है और सीधा टोनी की कोठरी का डोर ओपन करके अंदर जाता है और वो टोनी को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। टोनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर रेंगते हुए आता है, लेकिन अरोड़ा एक नाइफ से टोनी की बैक में एक बहुत बड़ा कट लगाता है और फिर वो टोनी को उस कुएं में फेंक देता है और हम कुएं में से किसी की आवाज को सुनते हैं कि जैसे कोई जानवर वहां पर मांस खा रहा हो, जिसका मतलब साफ था कि उस कुएं के अंदर कोई तो है जो कि इंसान तो नहीं है और असल में अरोड़ा इंसानों को उस चीज को फीड करवाता था। अब हम वापस से लीसा को देखते हैं जो कि पेंटिंग पर फिर से काम कर रही होती है और वो 15% पेंटिंग को रिस्टोर कर चुकी थी और पेंटिंग के अंदर उसको एक डीमन दिखाई देता है, यानी कि वो जैसे जैसे पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी उसे उसके अंदर डीमन दिख रहा था और वो एक स्कैल्पल की मदद से उस पेंटिंग को रिस्टोर करने लगती है, यानी कि एक छोटा सा नाइफ जो होता है, जिस वजह से उसकी उंगली पर एक कट लग जाता है और खून की कुछ बूंदें पेंटिंग पर गिर पड़ती हैं। खैर वो फिर भी अपना काम करती रहती है और ऐसे ही रात हो जाती है और लाइट भी चली गई थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि लीसा के पिता थे और वो लीसा के सामने ही अपने गले को एक रेजर से काट कर खुद को खत्म कर लेते हैं। लीसा इससे काफी डर जाती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि वहां पर असल में कोई था नहीं। फिर सीन स्ट्रेंजर पर शिफ्ट होता है जो कि एक ब्लेड की हेल्प से एक गटर कवर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है तो मेडिसन उसे अपनी नाइफ देती है, लेकिन वो नाइफ उस स्ट्रेंजर की पहुंच से काफी दूर था। लेकिन वो अपना दिमाग चलाता है और अपने शू को उतार कर उसकी हेल्प से वो नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है। इधर लीसा जब सो रही होती है तभी हम उसके रूम में एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो कि लीसा के साथ आकर लेट जाती है और उसके हाथ भी काफी अजीब थे। पहले वो लीसा को छूने लगती है और फिर वो लीसा का गला दबाने लगती है और यहाँ पर हम उस औरत के फेस को भी देखते हैं, जिसके बाद होता यह है कि अचानक से लीसा उठ जाती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। लेकिन जब लीसा उठकर उस पेंटिंग को देखती है तो वो पेंटिंग रिस्टोर हो गई थी और उसमें वही उसके सपने वाली लेडी थी। शायद जब लाइट गई थी तब लीसा को यह नहीं दिखी होगी। लीसा उस पेंटिंग में बनी उस औरत को ध्यान से देखने लगती है कि तभी वहां पर जूली आ जाती है और वो उसको बताती है कि पेंटिंग में जो औरत है उसका नाम डॉर्का है, जो कि एक विच है जो कि इसी घर में रहती है। वो ये भी बोलती है कि वो पेंटिंग असल में शापित है और अगर उसने इस पेंटिंग को रिकवर कर दिया तो लीसा को फिर कोई भी नहीं बचा सकता। ये बोलकर जूलिया वहां से चली जाती है, वो उसको वार्न करने आई थी। फिर रात को लीसा मार्कस के पब में जाती है और वो उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में शेयर करती है, जिसके बाद सीन फिर से अरोड़ा पर शिफ्ट होता है जो कि फिर से उस कुएं में उस बकेट को डालता है और हम देखते हैं कि वहां पर कोई अपना हाथ काट कर उस बकेट में अपना खून देता है और ये वही पेंटिंग वाला डीमन था जो कि अपना खून बकेट में डाल रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। आई मीन डीमन ऐसे अपना खून किसी को नहीं देते। खैर अरोड़ा उस बकेट को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उस स्ट्रेंजर की कोठरी की तरफ जाने लगता है। असल में अरोड़ा खून के बदले उस डीमन को खाने के लिए इंसानों को दिया करता था, यानी कि इंसानी मांस की चाह में ये डीमन अपना खून इंसानों से शेयर कर रहा था। अब मेडिसन को पता था कि अगर स्ट्रेंजर खत्म हो गया तो वो वहां से कभी नहीं निकल सकते, इसलिए मेडिसन अरोड़ा को गालियां देने लगती है और उसे प्रवोक करने लगती है और आखिर में अरोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो स्ट्रेंजर को छोड़कर मेडिसन की कोठरी का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो कोठरी की वॉल्स को पकड़ लेती है तो अरोड़ा उसकी बाजू को ही काट डालता है। फिर वो उसे बाहर निकालता है और एक स्पाइक्स वाला वेपन लेकर आता है और उससे मेडिसन की पीठ का सारा मांस नोच देता है। फिर वो उसी हथियार से मेडिसन की एक आंख को भी निकाल लेता है। मेडिसन की हालत यहाँ पर बहुत खराब हो गई थी।
फिर जाकर अरोड़ा मेडिसन को उस कुएं में फेंक देता है और नीचे कुएं के अंदर और भी लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी और वहां पर वो डीमन भी आ जाता है और हम यहाँ पर उसको क्लियरली देख पाते हैं। वो मेडिसन को जिंदा खा जाता है। पहले वो मेडिसन की गर्दन खाता है और फिर वो उसके पेट को चीर फाड़ देता है और मेडिसन वहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से हम जूलिया को देख पाते हैं जो कि खिड़की से बाहर एक कपल को देख रही थी कि तभी वहां पर लिसा भी आ जाती है और वो जूलिया को रोता हुआ देखती है। जूलिया उसको बताती है कि वो हमेशा अकेली ही रहेगी क्योंकि उसकी माँ हमेशा बस खुद के बारे में सोचती है। खैर तभी वहां पर एमा भी आ जाती है और वो लिसा को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि जूलिया को वो बाहर इसलिए नहीं निकलने देती क्योंकि वो अपने से उम्र में बहुत बड़े लड़कों को डेट करना चाहती है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। खैर लिसा उस पेंटिंग के शापित होने वाली बात भी एमा को बताती है तो एमा ये कहती है कि ये भी एक और रीजन है उसे घर में रखने का, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बातें करती है और लिसा को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद लिसा को फिर से एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो सो रही थी और उसके रूम में ट्रेसी और टोनी आते हैं। ट्रेसी टोनी को एक व्हील चेयर पर बैठाकर वहां पर लेकर आई थी क्योंकि टोनी की एक टांग पर मांस नहीं था और एक हाथ की भी वही हालत थी। ट्रेसी लिसा से मदद मांग रही थी और लिसा ये सब मार्कस को जाकर बताती है और उससे 3 टूरिस्ट के बारे में पूछने लगती है कि अगर वो उसके पब में आए हो तो मार्कस ये बोलता है कि अगर कोई टूरिस्ट वहां पर आए होते तो उसे पता चल जाता। खैर इसके बाद लिसा वापस से मेंशन में आ जाती है और वो बाथरूम में थी और उसे बाथटब के पास से किसी की आवाज आती है। जब वो कर्टेन हटाती है तो उसे बाथटब में मेडिसिन मिलती है, सेम उसी हालत में जैसे वो खत्म हुई थी। खैर ये सब देखकर लिसा काफी डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि तभी वहां पर वो बाहर भागती है और तभी वहां पर वो एमा से टकरा जाती है। एमा देखती है कि बाथटब का टैब ऑन था और लिसा ये बोलती है कि उसे चीजें दिखाई दे रही हैं और वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती। तो एमा लिसा को वार्निंग देती है कि अगर वक्त से पहले काम नहीं हुआ तो उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो सीधे सीधे लिसा को उस पेंटिंग को रिकवर करने के लिए कहती है और लिसा को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, काम लिया हुआ था, पैसे लिए हुए थे तो काम तो करना ही पड़ता। फिर सीन उसी स्ट्रेंजर पर शिफ्ट होता है जो कि उस गटर के कवर को खोल लेता है और वो ट्रेसी से ये कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलकर हेल्प लेकर आएगा। लेकिन वो जैसे ही उस पैसेज से बाहर निकलने लगता है तो वो भयानक डीमन उस पैसेज के अंदर से ही उस स्ट्रेंजर के फेस को नोच लेता है और फिर वो वहीं पर उसे धीरे धीरे खाने लगता है और वो बस चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और ये सब ट्रेसी भी खौफ में देख रही थी। वो पहले से भी और ज्यादा डर जाती है, यानी कि ये जो डीमन था वो अरोड़ा से भी ज्यादा भयानक था। अब उधर लिसा उस पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी और ऐसे ही रिस्टोर करते हुए उस पेंटिंग में एक और फिगर शो होने लगती है जो कि एक बच्चा था जिसे मारकर एक पेड़ के साथ लटकाया गया था। खैर फिर एमा को एक रेड कलर की ड्रिंक पीते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी ब्यूटी भी निहार रही थी, यानी कि शीशे के अंदर। यहाँ पर हम उसके पीछे डोरका को देखते हैं जिसे हमने उस पेंटिंग में देखा था, जो कि लिसा के साथ भी आकर लेट गई थी, यानी कि वो रियल था, सपना नहीं था। इसका मतलब ये था कि एमा और डोरका दोनों ही विचेस हैं और वो उस डीमन के खून को पीकर जवान रहती हैं और बदले में वो डीमन को इंसान देती हैं खाने के लिए। और इसलिए नहीं कि ये उनकी डील है, इसलिए ताकि डीमन के अंदर ब्लड खत्म ना हो और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस होता रहे। यानी कि जो अरोड़ा था वो भी शायद से खून को पीता होगा और वो भी विचेस के लिए काम कर रहा था। खैर अब बाकी सारी बातें बताने के लिए जूलिया लिसा के पास आती है और वो फिर से बोलती है कि लिसा पेंटिंग को रिस्टोर ना करे। वो लिसा को बोलती है कि ये पेंटिंग 500 साल पहले बनाई गई थी। वो बोलती है कि उसकी मॉम, डोरका और कुछ लोगों ने पहले बिली नाम के एक लड़के का सैक्रिफाइस दिया था, यानी कि पेंटिंग के अंदर जो लड़का लटका हुआ था वो बिली ही था, जिस वजह से उन्होंने गौरान नाम के एक डीमन को समन किया और उसे ट्रैप कर लिया। उसके ऊपर एक कर्स लगाया जिस वजह से वो इस पेंटिंग से कनेक्टेड है और ये कर्स 500 साल का होता है और हर 500 सालों के बाद में लाल चंद्रमा की रात आती है और इस पेंटिंग को पूरा रिस्टोर करने के बाद जब मून की लाइट इस पेंटिंग पर पड़ेगी तब ये कर्स फिर से शुरू हो जाएगा और अगले 500 सालों तक फिर से उसकी माँ और डोरका बेकसूर लोगों को मारती रहेगी और उस डीमन के खून से जवान रहेगी। लेकिन जूलिया ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी और अब आपको समझ में आया होगा कि जूलिया भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि उसने वो खून तब पिया होगा जब वो छोटी बच्ची थी, यानी कि 13 से 14 साल की। तो उसके बाद से अब तक 500 सालों से वो ऐसी ही थी और इसी के चलते उसके मन में आता था कि वो भी लड़कों को डेट करे, बाहर जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 13 से 14 साल की लड़की के साथ कौन ही डेट करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि 500 सालों पहले जिसकी जो उम्र थी उसने उस वक्त वो खून पिया डीमन वाला और वो उसी एज में अटक कर रह गया था। अब यहाँ पर लिसा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, जैसे कि एमा ने कहा था।
लेकिन लीसा के दिमाग में एमा की बातें घूम रही थी, जिसके चलते वो जूलिया की बात पर विश्वास नहीं करती। तो जूलिया उसको ट्रेसी, टोनी और मेडिसन के बारे में बता देती है और तब जाकर लीसा को जूलिया पर यकीन होता है, क्योंकि उसने उन तीनों के बारे में उसे नहीं बताया था। इसलिए जूलिया उसे उन तीनों के पास लेकर जाने लगती है ताकि वो उस पर बिल्कुल भरोसा कर ले। वो लीसा को एक सीक्रेट पैसेज से लेकर जाती है जो कि मेंशन के नीचे से था और रास्ते में उन्हें अरोड़ा भी मिलता है और वो भी कोठरी की तरफ ही जा रहा था। यहाँ पर एमा जूलिया को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन जूलिया लीसा को वहां से आगे भेज देती है और खुद एमा के पास चली जाती है ताकि वहां पर वो लीसा को ना पकड़ ले। किस्मत से एमा ने लीसा को नहीं देखा था और लीसा अरोड़ा का पीछा करने लगती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो एक हथियार उठा लेती है और फिर वो नीचे जाती है और रास्ता काफी लंबा था और एक जगह पहुंचकर अरोड़ा को शक होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके आगे चलने लगता है। लेकिन होता यह है कि लीसा से आवाज हो जाती है तो उसे छुपना पड़ता है और फिर अरोड़ा वहां पर आकर चेक करने लगता है, लेकिन लीसा जिस जगह पर छुपी हुई थी वहां पर उसे लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे मिलते हैं जिनमें कीड़े पड़ गए थे। थोड़ी देर के बाद में अरोड़ा वहां से चला जाता है और वहां पड़े कपड़ों से हम ये समझ पाते हैं कि ये सब कई सदियों से होता आ रहा था। खैर उधर अरोड़ा ट्रेसी की कोठरी खोलकर उसके पास जाता है और वो उसे छूने लगता है तो वो उसको हिट करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए डर के मारे वो नीचे गिर पड़ती है और फ्लोर से उसका सर हिट हो जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो अरोड़ा अपने नाइफ को गर्म करके ट्रेसी के चेहरे पर लगाकर उसके चेहरे को जला देता है और उसके चिल्लाने की आवाज को फॉलो करते हुए लीसा भी ट्रेसी को बचाने के लिए भागती है। अब यहाँ अरोड़ा ट्रेसी को उस कुएं में फेंकने ही वाला था, लेकिन ट्रेसी कुएं की वॉल को पकड़ लेती है और तभी पीछे से लीसा आकर उस हथियार से अरोड़ा पर हमला करती है और वो उसको बेहोश कर देती है। यानी कि यहाँ पर अरोड़ा जैसा भी हो वो था तो इंसान ही, यानी कि उस पर इन हथियारों का असर होता था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ वो नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर था। अब लीसा ट्रेसी को कुएं से बाहर निकालती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रेसी के पैर में एक कील घुस गई थी जो कि उसके पैर के आर पार हो जाती है और लीसा बड़ी मुश्किल से उस कील को ट्रेसी के पैर से बाहर निकालती है, जो कि काफी दर्दनाक था। तभी हम अरोड़ा को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो स्ट्रेंजर की कोठरी में देखता है कि स्ट्रेंजर खत्म हो चुका था और उसकी कोठरी खुली हुई थी, जिसका मतलब गौरान फ्री हो चुका था और वो अरोड़ा के पीछे ही था। अब अरोड़ा जानता था कि वो गौरान से लड़ नहीं सकता, तो वो उसे खुद को ऑफर कर देता है और गौरान उसे जिंदा ही खा जाता है। अब एमा ने 500 साल पहले गौरान को उसी कुएं में ट्रैप कर दिया था और उस कुएं पर जो लैटिन में स्पेल्स लिखे हुए थे वो इस डीमन को ट्रैप रखने के लिए थे, लेकिन गौरान स्ट्रेंजर द्वारा खोले उस गटर होल से बाहर निकल गया था और आजाद हो गया था। खैर इधर जब ट्रेसी और लीसा भाग रहे थे तभी सामने से मार्कस एक क्रॉस बो को लेकर आता है। अब लीसा को ऐसा लगता है कि शायद वो उनकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन वो एक एरो को सीधा ट्रेसी के मुंह में शूट कर देता है और हम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वो ट्रेसी को एक डोर से पिन कर देता है और फिर वो लीसा को अंदर जाने के लिए कहता है और हम नोटिस करते हैं कि चांद भी लाल होने लगा था और एमा लीसा से वो पेंटिंग रीस्टोर करवाने लगती है और धीरे धीरे पूरी पेंटिंग क्लियर हो जाती है, जिसके अंदर एमा भी थी और मार्कस भी था, यानी कि यहाँ पर सभी मिले हुए थे और ये 500 सालों से जवान है, एक को छोड़कर जो कि बूढ़ा है, लेकिन वो 500 साल से बूढ़ा ही था, वो अब तक मरा नहीं था। हो सकता है कि शायद उसने अपने बुढ़ापे में ही उस खून को पिया होगा, जिसके चलते वो उसी स्टेज में रुक गया था। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सपोज करो अगर कोई 5 साल का बच्चा भी इस खून को पी लेता है तो वो हमेशा 5 साल का रहेगा। एनीवेज अब लीसा पेंटिंग में एमा के हाथ में एक पेपर को देखती है जिस पर वो कर्स वाले स्पेल्स बने हुए थे, यानी कि इन्होंने सबसे पहले डीमन को बिली का सैक्रिफाइस दिया, उसे यहाँ पर बुला लिया, फिर इन स्पेल्स की मदद से पेंटिंग वगैरह बना दी और उसको यहाँ पर कैद कर दिया कुएं के अंदर, जिसके चलते वो अपने रेल में कभी वापस ही नहीं जा पाया। और सोचकर देखो कि 500 सालों से ये डीमन कितना ज्यादा गुस्से में होगा। खैर तभी वहां पर जूलिया भी आ जाती है और वो पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है, तो एमा मार्कस को जूलिया को ही मारने के लिए कह देती है, लेकिन लीसा डस्ट रिमूवल केमिकल को मार्कस की आंखों में डाल देती है और हम देखते हैं कि अब रात के 12 बजने वाले थे और एमा अब खुद ही मार्कस से क्रॉसबो लेकर लीसा के पेट में शूट कर देती है और अगला दिन शुरू हो जाता है, जिसका मतलब कि अब कर्ज खत्म हो गया था और ये पेंटिंग पूरी तरह से रीस्टोर नहीं हुई। इसका प्रूफ भी हमको मिल जाता है कि एमा, मार्कस, डोरका और वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि 500 साल से बूढ़ा ही था, वो धीरे धीरे और ज्यादा बूढ़ा होने लगता है और वो बूढ़ा आदमी अब जाकर राख बन जाता है, क्योंकि वो पहले ही बूढ़ा था इसलिए सबसे पहले वो खत्म हुआ। खैर अब बाकी सब भी धीरे धीरे बूढ़े होकर राख बन जाते हैं।
फिर इसके बाद हम जूलिया को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे एज करने लगती है जैसे कि उसे यूजुअली नेचुरल तरह से होना चाहिए था। वो पहले टीनेजर बनती है, फिर एडल्ट बनती है और फिर वो भी बूढ़ी हो जाती है, जिसके बाद वो भी राख बन गई थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कई सौ सालों से एक 13 साल की बच्चे के शरीर में रहकर तंग आ चुकी थी, जबकि उसकी उम्र 500 से ज्यादा थी। खैर फिर वहां पर गोरान यानी कि वो डीमन आ जाता है, तो जल्दी से लीसा डोर को ब्लॉक करती है और पेंटिंग में जो पेज एना के हाथ में था उस पर लिखे हुए स्पेल्स को पढ़ने लगती है। और गोरान अब तक डोर को तोड़कर अंदर आ गया था, लेकिन लीसा ने स्पेल्स को पूरा कर दिया था और लीसा गोरान को कंट्रोल कर लेती है। यानी कि ये स्पेल्स खाली उससे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने के भी थे। और अब बस वो वापस से गोरान को कुएं में जाने के लिए कहती है और वो फिर से कैद हो जाता है। अब लीसा अगले 500 साल तक इस कर्स को कंटिन्यू करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्स जो था वो आ तो चुका ही था, यानी कि पेंटिंग के ऊपर वो जो मून की लाइट थी वो पड़ गई थी। खैर फिर हम 30 साल बाद के सीन को देख पाते हैं और अभी लीसा जवान थी, यानी कि उसने भी उस खून को पी लिया था। लेकिन वो यहाँ पर एमा से डिफरेंट चीजें करती है। वो अमीर लोगों को गोरान का खून दे रही थी और उनसे मिलियंस में पैसे ले रही थी, जैसे कि अभी अभी प्रेसिडेंट की बीवी वहां पर खून लेने आई थी। फिर हम गोरान को देख पाते हैं जिसे कैद करके उससे जबरदस्ती खून निकाला जा रहा था। उसको एक साइंस प्रोजेक्ट बना दिया गया था, कहाँ पर पहले वो खुद अपना खून दिया करता था, लेकिन उसके बदले में उसे इंसान खाने पड़ते थे। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि लीसा ने पूरा पासा ही पलट दिया था। और ये पहली मैंने ऐसी मूवी देखी होगी जिसके अंदर डीमन को इंसानों ने कैद करके रखा था, वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसको एक साइंस प्रोजेक्ट बना दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट बना दिया गया। खैर तभी हम एक डॉक्टर को गोरान की नेक में एक सिरिंज डालकर खून निकालते हुए देख पाते हैं और गोरान की दर्द में चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि उसने बाकी इंसानों के साथ किया। माइट भी यहाँ पर लीसा अपने उन 3 नए दोस्तों की मौत का बदला गोरान से ले रही थी। और बूम, इसी के साथ में द वेल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वेल फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर अंत में हुआ क्या। तो हम जानते हैं कि इस डीमन को यानी कि गोरान को किसी का सैक्रिफाइस देना होता है। तो माइट भी यहाँ पर इन सब का प्लान ये होगा कि पेंटिंग को रिस्टोर करवाने के बाद में जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ेगी तो ये लोग लीसा को गोरान के लिए सैक्रिफाइस कर देंगे। लेकिन इसका उल्टा हो चुका था, इनको जो करना था वो नहीं कर पाए, लीसा का सैक्रिफाइस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते पेंटिंग के ऊपर चांद की रोशनी तो पड़ गई थी लेकिन सैक्रिफाइस पूरा नहीं हो पाया। तो इसके चलते गोरान ने गुस्से में या फिर ये कहें कि कर्स के चलते ये तीनों लोग या फिर जितने भी लोग थे जिन्होंने इस खून को कंज्यूम किया था वो खत्म हो गए। और इससे तो मुझे एक और डाउट ये भी आता है कि अब देखो 500 सालों तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 500 साल आएंगे तो वापस से इस पेंटिंग को और गोरान को सैक्रिफाइस चाहिए होगा। तो अब जैसे यहाँ पर लीसा इस खून को बेच रही है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस खून को पिया होगा तो वो लोग तो खत्म हो सकते हैं, उनके लिए काफी रिस्क है अगर गोरान को सैक्रिफाइस नहीं मिला। लेकिन शायद से अब इस सब का ध्यान लीसा रखने वाली है, या फिर माइट भी इनका प्लान यही होगा कि खाली 500 साल बहुत रहेंगे जीने के लिए। सो बेसिकली ये कर्स 500 साल का था। जब 500 साल हो जाएंगे, रेड मून आएगा तो गोरान फ्री होगा, और क्योंकि गोरान उस पेंटिंग से कनेक्टेड है तो जिसने कर्स डाला है उसे उस पेंटिंग पर रेड मून की लाइट डलवानी होगी और सैक्रिफाइस करवाना होगा, अदरवाइज वो राख बनकर खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा एमा और उसके साथियों के साथ में हुआ था। यहाँ पर जो जूलिया थी वही ऐसी थी जो कि खुश थी क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। अब अगले 500 सालों तक लीसा उस पेंटिंग को संभाल कर रखेगी और जिस किसी ने भी उस खून को पिया होगा वो सभी यंग रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि वो इंसानों का सैक्रिफाइस भी नहीं देती और उसने गोरान को खाली IVS और लिक्विड डाइट पर रखा हुआ था और वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ब्लड भी निकाल सकती है। पहले केस में यानी कि एमा के केस में हमने ये देखा था कि डीमन अपना खून अपनी मर्जी से दिया करता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा था, लीसा इस डीमन से जबरदस्ती खून निकाल रही थी। एक और चीज कि लीसा को यहाँ पर अजीब अजीब सपने क्यों आ रहे थे, तो एक तरीके से वो फ्यूचर देख पा रही थी या फिर फील कर पा रही थी कि उन तीनों के साथ में क्या हो रहा था। एंड माइट भी ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके जो खून के छींटे थे वो पेंटिंग के ऊपर गिर गए थे, जिसके चलते वो काइंड ऑफ कनेक्टेड हो गई थी डीमन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए